नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम 2020 में आपका स्वागत है। सिक्योरिटी से संबंधित करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 10th लेक्चर है। इस वीडियो में हम मार्च महीने के सिक्योरिटी से संबंधित करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ICJS वर्द के बारे में है, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड शिप वर्द। ये देखो ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, मतलब समुद्र में किनारे से थोड़ी दूर पर पेट्रोलिंग करने के लिए इस वेसल का इस्तेमाल किया जाएगा। इस वेसल को कंस्ट्रक्ट किया गया है L&T यानी लार्सन एंड टर्बो के द्वारा। 2015 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने L&T के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि भैया आप हमें 7 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स कंस्ट्रक्ट करके दो। तो इसी सीरीज में ये 5वां ऑफशोर पेट्रोल वेसल है जो L&T ने दिया है इंडियन नेवी को। खास बात देखो ये भी है, ये जो वेसल है ICJS वर्द, ये फर्स्ट मेजर डिफेंस शिप है जिसने सारे सी ट्रायल्स को एक ही सी सोर्टी में क्लियर कर दिया है। सोर्टी का मतलब होता है डिप्लॉयमेंट या फिर डिस्पैच ऑफ वन मिलिट्री यूनिट। तो एक ही मिलिट्री यूनिट के डिप्लॉयमेंट में सारे के सारे सी ट्रायल्स कंप्लीट कर दिए गए हैं इस डिफेंस शिप के द्वारा, और ऐसा करने वाला ये फर्स्ट मेजर डिफेंस शिप है। तो ये इंडिया की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए एक रिकॉर्ड भी है। कहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा इस शिप को? पैराडीप उड़ीसा में इस शिप को डिप्लॉय किया जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कोस्ट गार्ड की ऑपरेशनल कमांड में। हमारे देश का जो EEZ है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो हमारे कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल्स दूर तक है, जैसे ये हमारा कोस्ट है और आगे 200 नॉटिकल माइल तक हमारा होता है EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इस एरिया को सर्विलेंस किया जाएगा ICJS वर्द के द्वारा। चलते हैं आगे। सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज, ये नेशनल लेवल सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी गोवा में इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। पहली बार था कि नेशनल सर्च एंड रेस्क्यू मैकेनिज्म के जो 3 पिलर्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तीनों ने पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज में। थीम थी हमसार, मतलब हार्मोनाइजेशन ऑफ मैरीटाइम एंड एरोनॉटिकल सर्च एंड रेस्क्यू कोड। देखो इस एक्सरसाइज को 2 साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू बोर्ड की गाइडेंस में। एक्सरसाइज एफिशिएंसी टेस्ट करती है कि जो भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस को कैरी आउट करने में, उनकी एफिशिएंसी फ़िलहाल कितनी है, क्या सभी स्टेक होल्डर्स के बीच बेटर कोऑर्डिनेशन होगा अगर इमीडिएटली आज के समय में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाने पड़ते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल IDEX यानी इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस इनिशिएटिव के बारे में है। ये देखो इनिशिएटिव लिया गया था सरकार के द्वारा अप्रैल 2018 में हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए। इस इनिशिएटिव में होता क्या है, इंडस्ट्री से एंगेज किया जाता है सरकार के द्वारा, जैसे MSMEs, स्टार्टअप्स, इंडिविजुअल इनोवेटर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की इंस्टीट्यूट्स, एकेडमिया, इन सब से एंगेज किया जाता है ताकि डिफेंस और एरोस्पेस में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जा सके। इस इनिशिएटिव के अंतर्गत एंगेजिंग इंडस्ट्रीज़ को फंडिंग दी जाती है और दूसरी सपोर्ट दी जाती है ताकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ कैरी आउट कर सकें। IDEX जो है फंडेड और मैनेज्ड है डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया IDEX के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया फ्रांस जॉइंट पेट्रोलिंग से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? देखो ये पहली बार हुआ कि इंडिया और फ्रांस ने मिलकर रीयूनियन आइलैंड से जॉइंट पेट्रोलिंग की। आप इंडियन ओशन में जो रीयूनियन आइलैंड है इसकी लोकेशन देख लीजिए, मेडागास्कर के पास है ये रीयूनियन आइलैंड। ये देखो फ्रांस का ओवरसीज आइलैंड है, फ्रांस से काफ़ी दूर है, लेकिन पुराने समय में फ्रांस की कॉलोनी रहा था और अभी भी फ्रांस के पास ही है ये रीयूनियन आइलैंड। तो आप चौंक मत जाइएगा अगर इस प्रकार का मैच द फॉलोइंग UPSC करवा लेती है
कि रीयूनियन आइलैंड इंडियन ओशन में है, तो आप हैरान मत हो जाइएगा कि इंडियन ओशन का कोई आइलैंड फ्रांस का कैसे हो सकता है। ये फ्रांस का आइलैंड है, मेडागास्कर के पास है। तो यहाँ से जॉइंट पेट्रोलिंग की गई इंडिया और फ्रांस के द्वारा मिलकर। ये जॉइंट पेट्रोलिंग फरवरी के महीने में की गई थी। न्यूज़ पीआईबी में अभी क्यों आई है कोई आइडिया नहीं है। और जॉइंट पेट्रोलिंग में P-8I एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया था और इस एयरक्राफ्ट पर फ्रेंच नेवी के पर्सनल भी मौजूद थे। देखो, इंडियन ओशन में जो पड़ोसी देश हैं इनके साथ मिलकर जॉइंट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में सर्विलियंस करता है, जैसे मालदीव के साथ मिलकर, सेचल्स के साथ मिलकर, मॉरिशस के साथ मिलकर। इसके अलावा कुछ दूसरे देशों के साथ मिलके इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया के द्वारा कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग भी की जाती है। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। लेकिन ये इंडिया सिर्फ अपने आस पड़ोस के देशों के साथ करता है। यूएसए ने बोला इंडिया को कि इंडो पैसिफिक रीजन में हम मिलके जॉइंट पेट्रोलिंग कर लेते हैं। इंडिया ने कहा नहीं भैया, हम आपके साथ नहीं करेंगे, आप हमारे आस पड़ोस में नहीं आते हो। मेन रीजन इसका ये था कि इंडिया को ये लगता है कि हम यूएसए के साथ मिलके इंडो पैसिफिक रीजन में जॉइंट पेट्रोलिंग करेंगे तो इससे चाइना नाराज हो सकता है। तो चाइना की नाराजगी मोल ना लेते हुए इंडिया ने यूएसए को मना कर दिया, हम आपके साथ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने आस पड़ोस के देशों के साथ करते हैं। अच्छा, क्यों की जाती है ये कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग? ये देखो इसलिए की जाती है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस जो हैं लॉस ऑफ सी के ऊपर, उनकी इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए। जैसे देखो इन कन्वेंशंस में बहुत सारी चीजें आती हैं। इंटरनेशनल हाई सीज वो सीज होते हैं जो किसी भी देश के EEZ में यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं आते हैं। ऐसा समुद्र का पानी जिस पर किसी एक देश का हक नहीं है। तो ऐसे हाई सीज में नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना, मैरीन इन्वायरमेंट को कंजर्व करना, स्मगलिंग को रोकना, ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकना, पायरेसी को रोकना, इलीगल इमिग्रेशन को रोकना, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, ये सब चीजें आती हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन लॉस ऑफ सी में। तो इनका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन इंश्योर करने के लिए इंडिया दूसरे देशों के साथ मिलकर कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग करता है। देखो, इंडिया हाल ही में इंडियन ओशन कमीशन का ऑब्जर्वर भी बना था, इसके बारे में हमने आर्टिकल डिस्कस किया था। और ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो रीयूनियन आइलैंड है ये देखो इंडियन ओशन कमीशन का पार्ट है। आगे एक बात, गगन शक्ति एक एक्सरसाइज है जो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इंडियन ओशन रीजन में कंडक्ट की जाती है अपनी डोमिनेंस को शो करने के लिए। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो इंडिया फ्रांस के साथ मिलकर कंडक्ट करता है। वरुण ये नेवल एक्सरसाइज है, गरुड़ एयर एक्सरसाइज है, शक्ति आर्मी एक्सरसाइज है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल आईपीसी की वेरियस सेक्शंस के बारे में है। आजकल अपने देश में लॉकडाउन है, तो पुलिस के द्वारा वेरियस स्टेट्स में आईपीसी की कौन सी सेक्शंस का इस्तेमाल किया जा रहा है लॉकडाउन को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो मेनली देखो पुलिस के द्वारा 3 सेक्शंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, सेक्शन 188, सेक्शन 269, सेक्शन 270। पहले बात करते हैं सेक्शन 188 की। देखो, किसी पर्सन को इस सेक्शन के अंतर्गत तब बुक किया जाता है, तब केस दर्ज किया जाता है जब कोई पर्सन पब्लिक सर्वेंट के द्वारा पास किए गए ऑर्डर को नहीं मानता है, उसको डिसओबे करता है। कोई जरूरी नहीं एक्यूज्ड की इंटेंशन हो नुकसान पहुंचाने की। मतलब मान लीजिए कोई पर्सन बाहर निकला है, वो बोल दे कि भैया मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, तो आप मुझे इस सेक्शन के तहत कैसे बुक कर सकते हो। ये कोई जरूरी नहीं, बस 2 चीजें होना जरूरी है कि एक्यूज्ड को पता हो कि लॉकडाउन है, बाहर नहीं जाना है ऐसा आदेश है, और पर्सन के बाहर रहने से दूसरे लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। तो इतना काफी है, पुलिस इस सेक्शन के तहत पर्सन को बुक कर सकती है। सेक्शन 188 के बाद बात करते हैं सेक्शन 269 की और 270 की। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को कहा जाता है कि आप क्वारंटीन कीजिए, मतलब सेल्फ आइसोलेशन में रहिए, लेकिन कुछ लोग मानते नहीं हैं इस आदेश को। वो क्वारंटीन में रहते नहीं हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा सकती है आईपीसी सेक्शन 269 एंड आईपीसी सेक्शन 270 के तहत।
आईपीसी सेक्शन 269 में ये है कि वो पर्सन जो बाहर निकलता है जिसकी नेग्लिजेंस की वजह से डिजीज फैल सकता है, दूसरे लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है, तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है सेक्शन 269 के अंतर्गत। ध्यान देने वाली बात यह है, सेक्शन 269 में नेग्लिजेंस है, मतलब पर्सन को पता नहीं है, बेवकूफ है पर्सन। और सेक्शन 270 में क्या है, वो जानबूझ के बाहर निकला है ताकि इन्फेक्शन फैले, तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है सेक्शन 270 के अंतर्गत। समझ गए? मान लीजिए किसी को बोला गया था आप सेल्फ आइसोलेशन में रहिए, वो बाहर निकल गया। एक तो है कि गलती से बाहर निकल गया, कि उसे पता नहीं था, कुछ कंफ्यूजन हो गई, तो इसका मतलब उसकी इंटेंशन नहीं थी, जानबूझ के वो बाहर नहीं निकला, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है सेक्शन 269 के अंतर्गत। लेकिन कोई पर्सन पता है, उसको सारी चीज क्लैरिफाइड है, फिर भी वो जानबूझ के बाहर निकल गया और इसकी इंटेंशन है नुकसान पहुंचाने की दूसरों को, तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जा सकता है आईपीसी सेक्शन 270 के अंतर्गत। ये देखो ब्रिटिशर्स लेके आए थे ये जो आईपीसी की सेक्शंस हैं। जब आज़ादी से पहले स्मॉल पॉक्स, ब्यूबोनिक प्लेग, इन डिजीज की आउटब्रेक होती थी, तो लॉकडाउन करने के लिए। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।